Hi friends, welcome to our channel. I am Shripad Naik and you are watching Electrical Academy. तो देखो पिछले वाले एपिसोड में हमने रिकवरी वोल्टेज एंड एक्टिव रिकवरी वोल्टेज डिटेल में पूरा डिस्कस किया था और उसकी जो डिटेल कंसेप्ट थी वो अभी आपको पता चल गई होगी। और बाद में हमने एक्टिव रिकवरी वोल्टेज का ये इक्वेशन मतलब ये K1, K2, K3 Vmax sin phi हमने निकाला था। ठीक है, तो ये एक्टिव रिकवरी वोल्टेज हमने निकाला और वहाँ Vmax sin phi इस वेवफॉर्म से कैसे आया ये मैंने आपको बताया। आज मैं आपको ये K1, K2, K3 इस तीनों कांस्टेंट के बारे में डिटेल में अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो देखो K1, K2, K3 ये जो तीनों कांस्टेंट है ये पिक्चर में क्यों आते हैं, इसका डेरिवेशन क्या है, ये हम पूरा डिटेल में यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इस कांस्टेंट K1 की, तो कांस्टेंट K1 जो मेरा रहता है वो होता है रिकवरी वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेटेड वोल्टेज ऑफ सिस्टम। रिकवरी वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेटेड वोल्टेज ऑफ सिस्टम। तो रिकवरी वोल्टेज क्या है ये तो अभी आपको पता है, रिकवरी वोल्टेज हमने देख लिया था। तो रिकवरी वोल्टेज ये आपका स्टेडी स्टेट वोल्टेज है, बराबर। रिकवरी वोल्टेज क्या है? स्टेडी स्टेट वोल्टेज। ठीक है, स्टेडी स्टेट वोल्टेज। तो स्टेडी स्टेट वोल्टेज का एक्टिव रिकवरी वोल्टेज में क्या रोल है, क्योंकि एक्टिव रिकवरी वोल्टेज का ये फॉर्मूला है और एक्टिव रिकवरी वोल्टेज में ये जो K1 हमारा पहला कांस्टेंट है वो है रिकवरी वोल्टेज बाय रेटेड वोल्टेज। उसमें रिकवरी वोल्टेज आपका क्या होता है? स्टेडी स्टेट वोल्टेज होता है और रेटेड वोल्टेज ऑफ सिस्टम मतलब सिस्टम का हमारा रेटेड वोल्टेज। तो आप कहेंगे कि ये स्टेडी स्टेट वोल्टेज और रेटेड वोल्टेज ऑफ सिस्टम दोनों तो इक्वल होना चाहिए। तो देखो सर्किट ब्रेकर हमारा करंट जीरो पोजीशन पे एक्टिवेट हुआ है, मतलब ट्रिप हुआ है। तो एट दैट टाइम आपका एक्टिव रिकवरी वोल्टेज बाद में जो मतलब एक्टिव रिकवरी वोल्टेज जो आता है वो है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज आपका, बराबर। तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज जो आपका आ रहा है एट द इंस्टेंट ऑफ ट्रिपिंग, तो ये एक्टिव रिकवरी वोल्टेज है। तो ये रिकवरी वोल्टेज बाय रेटेड वोल्टेज पे कैसा डिपेंड है? तो रिकवरी वोल्टेज स्टेडी स्टेट वोल्टेज है जो बाद में आता है पूरा ट्रिपिंग मैकेनिज्म ऑपरेट होने के बाद, मतलब आर्क पूरा चला जाने के बाद ये वोल्टेज आता है। तो ये रिकवरी वोल्टेज जो है वो रेटेड वोल्टेज से कम होता है। आपने पहले दिमाग लगाया होगा कि ये स्टेडी स्टेट वोल्टेज और रेटेड वोल्टेज दोनों तो सेम होने चाहिए और ये K1 1 आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि पिक्चर में हमारे आता है आर्मेचर रिएक्शन ऑफ अल्टरनेटर जो आपने इलेक्ट्रिकल मशीन में पढ़ा है। तो आर्मेचर रिएक्शन ऑफ अल्टरनेटर की अगर मैं बात करूं तो उसमें डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट आपका पिक्चर में आएगा इस K1 को लेस देन 1 बनाने के लिए। तो अगर फ्लक्स जो होता है हमारा फील्ड फ्लक्स, तो अगर फील्ड फ्लक्स आपका ऐसा है, आर्मेचर रिएक्शन का मैं बात कर रहा हूं, तो फेजर डायग्राम क्या आएगी? इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है आपका फील्ड ईएमएफ, तो फील्ड ईएमएफ ईएफ आपका ये रहेगा, फ्लक्स को लैग करेगा, बराबर। और मतलब ये ईएमएफ 5 को लैग करेगा और इस ईएमएफ को आपका मतलब इस वोल्टेज को आपका करंट लैग करेगा, आर्मेचर करंट IAR ये आपका लैग करेगा 90 डिग्री से, और 90 डिग्री से लैग करेगा तो उसके यहाँ फेज में आपका आर्मेचर का फ्लक्स आएगा। ये करंट है आर्मेचर का और ये आर्मेचर का फ्लक्स है, बराबर। तो ये इसको 90 डिग्री लैग करेगा, तो ये आर्मेचर फ्लक्स और ये फील्ड फ्लक्स दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे, तो दोनों में डीमैग्नेट यहाँ इसकी वजह से एक डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट आपका क्रिएट होगा। आर्मेचर रिएक्शन जो है आपकी है, तो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट यहाँ क्रिएट हो रहा है और इस डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट की वजह से आपका जो टर्मिनल वोल्टेज है अल्टरनेटर का वो कम होगा। मतलब जब प्रोसेस कैसा होगा, पहले आपका फॉल्ट करंट आएगा, फॉल्ट करंट आ रहा है इसलिए तो हमारा सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो रहा है, बराबर। तो फॉल्ट करंट आ रहा है, एबनॉर्मेलिटी आ रही है, मतलब फॉल्ट करंट आ रहा है, फॉल्ट करंट की मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो फॉल्ट करंट आपका इस ईएमएफ को 90 डिग्री लैग करेगा, ऐसा हम यहाँ कंसीडर कर रहे हैं। लेकिन वहां कुछ एंगल बनेगा 70 डिग्री, प्रैक्टिकली देखा जाए तो 70 डिग्री 75 डिग्री कुछ ना कुछ एंगल बनेगा, लेकिन यहाँ ये पूरा 90 डिग्री हम कंसीडर कर रहे हैं एज अ प्योरली लैगिंग पावर फैक्टर।
लेकिन वो कुछ लैगिंग होगा, बराबर। तो एट दैट टाइम एक डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट यहाँ क्रिएट होगा आर्मेचर रिएक्शन में, और आपका जो रेटेड वोल्टेज सिस्टम से उससे कम आपको ये रिकवरी वोल्टेज मिलेगा। ये जो स्टेडी स्टेट वोल्टेज बाद में मिलता है रिकवरी वोल्टेज, तो वो आपको रेटेड वोल्टेज से कम इसीलिए मिलेगा क्योंकि ये आर्मेचर रिएक्शन होगी आपके अल्टरनेटर की। तो अल्टरनेटर की आर्मेचर रिएक्शन हो रही है इसीलिए ये हो रहा है, बराबर। तो आपका रेटेड वोल्टेज ऑफ सिस्टम और रिकवरी वोल्टेज इक्वल नहीं रहते। तो ये जो K1 फैक्टर है हमारा वो होता है लेस देन 1। तो ये K1 फैक्टर क्या हुआ मेरा, लेस देन 1। अभी K2 की मैं बात करता हूँ। तो K1 आपको पता चल गया कि K1 कांस्टेंट कब में जो कह रहा हूँ वो क्या है। तो K1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, परसेंटेज ऑफ आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे भी तो हम कह सकते हैं परसेंटेज ऑफ आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, हमें ये K1 यहाँ डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो ये कुछ ना कुछ होगा 0.8 0.9 लेकिन लेस देन 1 होगा, ठीक है। अभी K2 की अगर मैं बात करूँ तो K2 होता है आपका फर्स्ट पोल टू क्लियर फैक्टर, फर्स्ट पोल टू क्लियर फैक्टर, फर्स्ट पोल टू क्लियर फैक्टर। तो ये जो फर्स्ट पोल टू क्लियर फैक्टर है तो ये रहता है आपका 1 फॉर लाइन टू ग्राउंड एंड डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। तो अगर ग्राउंड फॉल्ट होगा तो ये फैक्टर 1 रहेगा K2, और यही फैक्टर होता है आपका 1.5 फॉर लाइन टू लाइन एंड ट्रिपल एल फॉल्ट, ठीक है। तो लाइन टू लाइन फॉल्ट होगा तो ये फैक्टर 1.5 रहेगा, और ग्राउंड फॉल्ट कौन सा भी होगा लाइन टू ग्राउंड या डबल लाइन टू ग्राउंड तो ये फैक्टर आपका 1 रहेगा। तो देखो ये जब 1 रहेगा K2 तब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन जब K2 1.5 होगा, और किस केस में होगा, डबल लाइन और ट्रिपल लाइन फॉल्ट में, इसका डेरिवेशन अभी हम देखने वाले। तो ये 1.5 जब होगा तब देखो वोल्टेज आपका कितना बढ़ा। ये जो एक्टिव रिकवरी वोल्टेज है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एक्टिव रिकवरी वोल्टेज, जब आपका करंट 0 है तब जो आ रहा है वो फर्स्ट पोल टू क्लियर फैक्टर पे भी डिपेंड है। तो अगर आपका लाइन टू लाइन फॉल्ट हुआ या ट्रिपल लाइन फॉल्ट हुआ है तो ये 1.5 से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये आपका जो एक्टिव रिकवरी वोल्टेज है वो आपको बहुत बड़ा मिलेगा उस इंस्टेंट पे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ दिखा रहा है। तो ये है हमारा K2 फैक्टर। तो इसका डेरिवेशन हम देखेंगे, लेकिन पहले K3 फैक्टर क्या है ये पहले हम जान लेते हैं, ठीक है। तो K3 जो है आपका इस फॉर्मूले में, तो ये K3 रहेगा 1 if active recovery voltage is denoted in per phase, active recovery voltage is denoted in per phase। तो पर फेज में अगर एक्टिव रिकवरी वोल्टेज की बात करें तो ये K3 1 रहेगा, और 1.5 रहेगा इफ एक्टिव रिकवरी वोल्टेज, सॉरी ये √3 रहेगा इफ एक्टिव रिकवरी वोल्टेज इज डिनोटेड इन लाइन, इफ एक्टिव रिकवरी वोल्टेज इज डिनोटेड इन लाइन। तो देखो ये कुछ नहीं है, ये 1 और √3 क्या है मैं आपको एक बेसिक से बता देता हूँ। ये फैक्टर मैंने क्यों इंट्रोड्यूस किया है, क्योंकि देखो फेज वोल्टेज की अगर बात करें तो ये Vmax जो वोल्टेज है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ये फेज वोल्टेज है। तो फेज वोल्टेज में अगर आपको पूछा कि आर्मेचर सॉरी आपका एक्टिव रिकवरी वोल्टेज इन पर फेज आपको पूछा, फेज में पूछा ये Vmax, तो फिर क्या होगा, एक्टिव रिकवरी वोल्टेज पर फेज में पूछा तो ये 1 आएगा क्योंकि ये पर फेज में ही है वोल्टेज। लेकिन आपको एक्टिव रिकवरी वोल्टेज लाइन में पूछा तो इसको आपको K3 को √3 अगर आपने लिया तो √3 और ये पर फेज वाला वोल्टेज √3 VPH आपको लाइन वोल्टेज मिलेगा। तो एक्टिव रिकवरी वोल्टेज √3 होगा इफ अगर लाइन पे डिनोट करना है, लाइन वोल्टेज आपको पूछा, लाइन एक्टिव रिकवरी वोल्टेज, तो आपको √3 यहाँ रखना पड़ेगा K3 की जगह पर, और ऐसे आपको 1 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको नोट करना है। बाद में देखो फर्स्ट पोल टू क्लियर फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो ये फर्स्ट पोल टू क्लियर फैक्टर क्या है, फैक्टर बाय विच वोल्टेज अक्रॉस सर्किट ब्रेकर इंक्रीज एट द टाइम ऑफ ट्रिपिंग। तो सर्किट ब्रेकर आपका जब ट्रिप होगा तो जो आपका वोल्टेज बढ़ रहा है, और वो कब बढ़ेगा, जब आपका लाइन टू लाइन एंड ट्रिपल लाइन फॉल्ट होगा तभी। लाइन टू ग्राउंड और डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट अगर होता है तो ये फैक्टर 1 रहेगा, इसकी वजह से कुछ इंपैक्ट नहीं होगा। लेकिन डबल लाइन और ट्रिपल लाइन फॉल्ट में ये 1.5 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा तो उसका इंपैक्ट ज्यादा पड़ेगा आपके एक्टिव रिकवरी वोल्टेज के ऊपर, ठीक है। तो इसका डेरिवेशन में अभी आपको दे देता हूं। K2 जो है हमारा फर्स्ट पोल टू क्लियर फैक्टर, तो इसका डेरिवेशन अभी हम यहां डिस्कस करते हैं।
तो अभी देखो आर्मेचर आपका मतलब जनरेटर जो है, तो जनरेटर में आपके जो तीनों फेज है, तो तीनों फेज के तीनों जो वाइंडिंग्स है वो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ पहले, ठीक है। तीनों फेज में अभी यहाँ शो कर रहा हूँ, तीनों टर्मिनल, ठीक है। और यहाँ से ये ग्राउंडेड किया है, ठीक है। मतलब शुरुआत हम जनरेटर एंड से ही करेंगे। ट्रांसमिशन लाइन में जनरेटर एंड को कुछ ना कुछ आपका कनेक्शन है, वहां से ही हम शुरुआत करने वाले, क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन वहां से ही आपकी रिफ्लेक्ट होगी आपके ट्रांसमिशन लाइन में, बराबर। तो अभी देखो ये जो वोल्टेज है आपका, तो आपका ए फेज, बी फेज और सी फेज की मैं बात करूं तो वोल्टेज आपका VA, VB और लेटस से VC मैं यहाँ डिनोट करता हूँ। तो आपका पहला वोल्टेज VA क्या रहेगा, वो होगा VM साइन ओमेगा टी, VM साइन ओमेगा टी। VB रहेगा VM साइन ओमेगा टी माइनस 120, बराबर 120 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट। और VC क्या रहेगा आपका VM साइन ओमेगा टी माइनस 240 या ओमेगा टी प्लस 120 भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ओमेगा टी प्लस 120 में लिखता हूँ सिंप्लिसिटी के लिए, हमें कैलकुलेशन करने में आगे दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अभी मैं दो केस कंसिडर करूंगा, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, मतलब जब ग्राउंड फॉल्ट होता है तब एक केस कंसिडर करूंगा, और जब लाइन फॉल्ट होता है लाइन टू लाइन तब एक केस हम कंसिडर करेंगे। तो अगर लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट की बात करें, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, तो लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट की केस में अभी कंसिडर कर रहा हूं, तो इस केस में यह आपका एक फेज में ग्राउंड कर देता हूं, ठीक है। मतलब आपका यहाँ फॉल्ट हुआ लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट ए फेज पे, ठीक है, लेटस से। तो अभी क्या होगा, लाइन टू ग्राउंड अगर आपका फॉल्ट हो रहा है तो वोल्टेज VA, VB, VC की आपके जो मैग्नीट्यूड है ये क्या है, VM साइन ओमेगा टी, ये VM साइन ओमेगा टी माइनस 120, इसके एंगल्स मैग्नीट्यूड हमने यहाँ मेंशन किए। अभी इस फेज पे फॉल्ट हुआ है तो आपका जो करंट है, फॉल्ट करंट इसमें से जाएगा IA, ठीक है। ए फेज में मैं फॉल्ट कर रहा हूँ, तो ए फेज में मैं लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट कर रहा हूँ, तो मेरा जो आर्मेचर आपका ए फेज का करंट है तो ये जाएगा IA करंट। तो ए फेज का करंट जो रहेगा वो रहेगा मेरा IM साइन ओमेगा टी माइनस 90। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि VA वोल्टेज आपका VM साइन ओमेगा टी है और हम प्योरली लैगिंग केस कंसीडर कर रहे हैं, तो प्योरली लैगिंग केस है तो ओमेगा टी माइनस 90, ठीक है। आपका करंट इस वोल्टेज को पूरा 90 डिग्री लैग कर रहा है। तो अभी IM साइन ओमेगा टी माइनस 90 मैंने शो किया। अभी देखो आपका सर्किट ब्रेकर जब ट्रिप होता है एबनॉर्मल कंडीशन में, तो वो कब ट्रिप होता है, जब आपका करंट 0 इंस्टेंट आता है। हमने वो देखा है पिछले वाले एपिसोड में, तो वहां हमने देखा है, तो वहां हमने क्या देखा है, टू मेक V प्रोस्पेक्टिव, टू मेक प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज 0, हमें प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज जो आता है सर्किट ब्रेकर के अक्रॉस उसे हमें 0 बनाना है, ये हमारा टारगेट है। क्योंकि ट्रांजिएंट वोल्टेज तो सर्किट ब्रेकर के अक्रॉस आएगा ही जब फॉल्ट होगा, तो प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज को मुझे 0 बनाना है। तो मुझे ओमेगा टी जब मेरा 90 होगा, तो अगर एट दैट इंस्टेंट मैंने सर्किट ब्रेकर को ट्रिप किया तो 90 माइनस 90 0 साइन 0 0, तो ये करंट पूरा 0 होगा, बराबर। और करंट 0 इंस्टेंट जब होगा तभी हमें ट्रिप करना है, तो ये करंट 0 होगा तभी हमारा सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो रहा है। तो ये करंट 0 कब हो रहा है, ये करंट 0 आपका तब होगा जब ओमेगा टी की वैल्यू 90 होगी, बराबर। तो ओमेगा टी मेरा जब 90 होगा तब ये केस होगी। तो ओमेगा टी 90 में यहाँ डालूं तो ये करंट तो 0 है, और ये वोल्टेजेस क्या रहेंगे, ओमेगा टी अगर मैंने यहाँ 90 डाला तो साइन 91, तो मेरा वोल्टेज VA जो है वो VM रहेगा, बराबर। ए फेज का वोल्टेज मैक्सिमम वोल्टेज रहेगा वो डायरेक्ट। VB की बात करें तो यहाँ 90 डालो, 90 माइनस 120 माइनस 30, साइन माइनस 30 मतलब आपका -1/2, बराबर। तो ये क्या रहेगा, ये आपका रहेगा -1/2 VM। और VC की अगर बात करें तो VC भी 90 प्लस 120 मतलब आपका क्या रहेगा, VC की बात करें तो 90 प्लस 120 मतलब आपका रहेगा 210, साइन 210 भी आपका -1/2 ही आएगा, तो -1/2 VM, ठीक है। तो VA VM है आपका, VB -1/2 VM है, और VC आपका -1/2 VM है, ठीक है। तो ये अभी आपको पता चल गया होगा। अभी देखो, अभी ये ग्राउंड फॉल्ट आपका यहाँ लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हुआ है, तो इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट मैं अभी ड्रॉ करने जा रहा हूँ। क्योंकि देखो
ये हमने यहाँ वोल्टेज क्या क्या रहेंगे, लाइन टू ग्राउंड होगा तो ये वी मैक्स रहेगा, वी बी आपका बी फेज का -1/2 वी मैक्स और वी सी आपका -1/2 वी मैक्स रहेगा। ये तो अभी आपको पता चल ही गया है बराबर। लेकिन अभी सर्किट ब्रेकर के अक्रॉस कुछ ना कुछ वोल्टेज आने वाला है, वही तो हमें निकालना है। तो यहाँ से मैं सिर्फ ए फेज के लिए अगर मैं सर्किट ड्रॉ करूँ तो वो क्या होगा, यहाँ इसका सर्किट में ड्रॉ करने जा रहा हूँ तो इसके अक्रॉस, फर्स्ट वाले फेज के अक्रॉस यहाँ मेरा वोल्टेज कुछ होगा, यहाँ सर्किट ब्रेकर है ये, तो सर्किट ब्रेकर के अक्रॉस कुछ वोल्टेज आएगा, ठीक है, और यहाँ फिर से ग्राउंड, ठीक है। तो ये ए फेज का सर्किट मैंने ड्रॉ किया, तो वी ए फेज का वोल्टेज है, तो ए फेज का वोल्टेज है तो वो वी एम रहेगा, वी मैक्स, ठीक है। और सर्किट ब्रेकर के अक्रॉस वाला वोल्टेज में लिखता हूँ प्लस माइनस वी सी बी। तो अभी हम यहाँ केवीएल लगाते हैं, तो केवीएल अगर मैंने लगाया तो ये टर्मिनल्स क्या रहेंगे, माइनस प्लस ही रहेंगे बराबर, ये प्लस माइनस रहेंगे, वीसीबी है मतलब हमारा सर्किट ब्रेकर के अक्रॉस का वोल्टेज है बराबर। तो ये वी एम माइनस प्लस, ये प्लस माइनस पोलैरिटी, तो ठीक है। अब केवीएल लगाओ, माइनस वी एम प्लस वी सी बी इज इक्वल टू 0, तो मेरा वोल्टेज अक्रॉस सर्किट ब्रेकर मुझे क्या मिल रहा है, वी एम मिल रहा है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, फेज वोल्टेज है ये, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मैक्सिमम फेज वोल्टेज वी एम, ठीक है। तो हमारा वोल्टेज अक्रॉस सर्किट ब्रेकर मुझे वी एम मिल रहा है, ठीक है। तो वोल्टेज अक्रॉस सर्किट ब्रेकर मुझे वी एम मिल रहा है, मतलब वी वोल्टेज अक्रॉस सर्किट ब्रेकर यही है हमारा एक्टिव रिकवरी वोल्टेज, तो वही हम निकाल रहे हैं। तो ये मैं 1 इंटू वी एम, मतलब मैं वी एम लिख सकता हूँ बराबर। तो इन दैट केस क्या होगा, ये 1 है मेरा K3, ठीक है, ये जो कांस्टेंट है K3 ये मेरा 1 है, ठीक है। तो ये अभी आपको पता चल गया होगा, ठीक है। तो यहाँ हमारा ग्राउंड फॉल्ट था, हमने ये जो केस कंसीडर की तो ये हमारा ग्राउंड फॉल्ट था, तो ग्राउंड फॉल्ट की केस थी, इसलिए ये फैक्टर मेरा 1 आया, ठीक है। ये जो K3 फैक्टर है ये मेरा 1 आया, ग्राउंड फॉल्ट की केस थी इसलिए। अभी अगर लाइन टू लाइन फॉल्ट की बात करें तो ये मेरा फैक्टर 1 नहीं आएगा, तो ये क्या आता है ये अभी हम देखते हैं, ठीक है। अभी देखो हमने ग्राउंड फॉल्ट की एक केस कंसीडर की, अभी हमारा तब फैक्टर जो है K3 वो 1 आया। अभी हम एक केस कंसीडर करते, K3 नहीं K2 की बात कर रहे थे हम यहाँ, ठीक है, सॉरी मैं K3 बोल रहा हूँ, लेकिन K2 के लिए मैं डेरिवेशन आपको दे रहा हूँ, ठीक है, कि जहाँ से आपका ये फर्स्ट पोल टू क्लियर फैक्टर है K2 उसका मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट की हमने बात की, अभी हम बात करते हैं लाइन टू लाइन फॉल्ट के लिए, ठीक है। मतलब जब आपका लाइन फॉल्ट होता है तब क्या होगा, तो लाइन टू लाइन फॉल्ट जब होगा तब ये लाइन, 2 लाइन में यहाँ से शॉर्ट कर देता हूँ, तो ये लाइन टू लाइन मेरा फॉल्ट हो रहा है, ठीक है। अभी इन दैट केस क्या होगा ये अभी हम डिस्कस करते, ठीक है। तो लाइन टू लाइन फॉल्ट की अगर मैं यहाँ बात करूँ तो हमारा वोल्टेज तो वही रहेंगे, VA VB VC, ठीक है, तीनों वोल्टेज हमारे जो है वही रहेंगे। ये VM साइन ओमेगा टी रहेगा, ये रहेगा VM साइन ओमेगा टी -90 और ये रहेगा VM साइन ओमेगा टी +120, ठीक है, ये -120 और ये +120, ठीक है। तो अभी देखो हमारा ये लाइन टू लाइन फॉल्ट है, तो लाइन टू लाइन फॉल्ट के केस में क्या होगा, तो ये दोनों हमारे पिक्चर में आएंगे, अभी फेज, दोनों फेज पे फॉल्ट हुआ है बराबर। तो अभी इन दैट केस क्या होगा, इन दैट केस आपका होगा जब आपके ओमेगा टी की वैल्यू 90 होती है करंट पे, मतलब करंट की अगर मैं बात करें तो करंट पे ओमेगा टी आपका जब 90 है तो इन दैट केस आपका वोल्टेज क्या है वही तो हमें निकालना है। लेकिन अभी VA और VB दोनों वोल्टेज हमारे पिक्चर में आएंगे, तो दोनों वोल्टेज अगर पिक्चर में आएंगे तो VA आपका क्या रहेगा, ओमेगा टी आपका 90 है तो VA आपका VM हो जाएगा। VB क्या होगा, ओमेगा टी 90 है तो 90 - 120 साइन -30 -1/2 VM रहेगा, ठीक है। और VC क्या रहेगा, ये भी आपका -1/2 VM ही आएगा, मतलब पिछले वाले केस की तरह ही यहाँ आएगा। लेकिन यहाँ अभी इसका अगर मैं एक सर्किट बनाऊँ, उसमें बीच में आपका सर्किट ब्रेकर के अक्रॉस का वोल्टेज हमें निकालना है, तो ये अगर मैं निकालूँ तो यहाँ मेरा एक फेज है, दूसरा वाला फेज यहाँ से मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, और बीच में आएगा आपके पिक्चर में सर्किट ब्रेकर। तो ये सर्किट ब्रेकर के अक्रॉस क्या वोल्टेज रहेगा, यही तो हमें चाहिए। फॉल्ट आया है, एबनॉर्मेलिटी आई है, ठीक है। तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज मैं पोलैरिटी अभी मार्क कर देता हूँ।
तो ये रहेगा प्लस माइनस ये VCB। इसकी पोलैरिटी क्या रहेगी, टर्मिनल आपका अल्टरनेटर का टर्मिनल, ठीक है, ये यहाँ से, तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ठीक है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ठीक है। तो इस पोलैरिटी के हिसाब से ये वाला वोल्टेज ए फेज का मेरा Vm है और ये वाला वोल्टेज मेरा बी फेज का क्या आ रहा है, ओमेगा टी 90 होगा तब Vm/2 आ रहा है, ठीक है। तो अभी अगर इसमें मैं KVL लगाऊं तो मेरा वोल्टेज अक्रॉस सर्किट ब्रेकर मुझे मिल जाएगा, वो होगा -Vm प्लस वोल्टेज अक्रॉस सर्किट ब्रेकर और यहाँ से आए हम प्लस Vm/2 इज इक्वल्स टू 0। तो वोल्टेज अक्रॉस सर्किट ब्रेकर हमारा क्या रहेगा, Vm/2 प्लस Vm, ठीक है। तो ये रहेगा 1.5 टाइम्स ऑफ Vmax। तो वोल्टेज अक्रॉस सर्किट ब्रेकर हमें 1.5 Vm मिल रहा है, मतलब हमारा मैग्नीट्यूड यहाँ बड़ा है। एक्टिव रिकवरी वोल्टेज की मैग्नीट्यूड देखो, जब हमारा लाइन टू लाइन फॉल्ट है तब हमारी मैग्नीट्यूड बड़ी है, लेकिन जब ग्राउंड फॉल्ट होगा, वेदर इट इज लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, तो इन दैट केस आपकी मैग्नीट्यूड वहां बढ़ेगी नहीं, लेकिन डबल लाइन एंड ट्रिपल लाइन के केस में इस एक्टिव रिकवरी वोल्टेज की मैग्नीट्यूड आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यही हमें यहाँ डिस्कस करना था ये फैक्टर। और आर्मे आपका ये एक्टिव रिकवरी वोल्टेज जो है ये आपका प्रोपोर्शनल रहेगा हमेशा साइन फाई के, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये तीनों कांस्टेंट है। ये Vmax जो है वोल्टेज अक्रॉस सर्किट ब्रेकर, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू आप एक फेज वोल्टेज हम कंसिडर कर रहे हैं, वो भी कांस्टेंट रहेगा। तो ये साइन फाइव सिर्फ वेरी करेगा, क्योंकि फाई एंगल हमारा लोड के अकॉर्डिंग वेरी करेगा। यूनिटी पावर फैक्टर होगा तो साइन फाई साइन 0 आपको ये जो एक्टिव रिकवरी वोल्टेज है वो 0 मिलेगा, ठीक है। लेकिन यूनिटी पावर फैक्टर कभी होता नहीं है, प्रैक्टिकल केस में हमारा लैगिंग पावर फैक्टर ही वहां रहेगा। तो यहाँ आपको साइन फाई कुछ ना कुछ मिलेगा, उसके ही प्रोपोर्शन में ही आपको एक्टिव रिकवरी वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वाले एपिसोड में, वहां हम अगला वाला जो हमारा रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।